वेलकम टू माय क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी का एक कंपनी अकाउंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो कंपनी अकाउंट में हमें पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी 12th क्लास की कंपनी अकाउंट में आपको 3 चैप्टर गिवन है। उसमें से फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को समझने से पहले हम कुछ की पॉइंट समझेंगे, जिनको समझने के बाद आप इस चैप्टर को बेटर तरीके से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो पहले हम ये समझेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, आखिर हम शेयर्स किसे कहते हैं, शेयर वर्क कैसे करता है और किस तरीके से शेयर्स बनाया जाता है। उसके बाद शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। फिर शेयर कैपिटल को हम कई कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी समझेंगे, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद पहले हम देख लेते हैं कि शेयर्स क्या होता है। तो शेयर्स को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल अज्यूम करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर है मिस्टर एक्स। ठीक है, उसका एक बिजनेस है जिसकी वर्थ है ₹50 लाख। ऐसा अज्यूम करके चलो कि एक बिजनेस पर्सन है जो मिस्टर एक्स है और उनका एक बिजनेस है जिसकी वर्थ बता रखी है उन्होंने 50 लाख। अब वो चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, ग्रो करें। तो एक्सपेंड करने के लिए उन्हें और पैसे की नीड है, तो उन पैसों की नीड को वो कंप्लीट करना चाहते हैं शेयर्स की हेल्प से। यानी कि यहाँ पे फिर से आ गया कि वो शेयर्स की हेल्प से अपनी नीड को कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए जितनी कैपिटल की उन्हें रिक्वायरमेंट है वो उनकी कहला रही है यहाँ पर नीड। ठीक है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए वो कैसे कैपिटल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो शेयर्स में ये होता है कि हम जब भी अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं। तो पब्लिक क्या करेगी कि वो आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगी, जिससे कि इस मिस्टर एक्स की कंपनी को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये समझते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं 20 लाख रुपीस की, जिससे कलेक्ट करके वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि 20 लाख को अगर मैं किसी पब्लिक के किसी पर्सन को जाकर ये कहूं कि आप मेरी कंपनी के अंदर 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दीजिए, तो कोई भी अकेला पर्सन इतना लार्ज अमाउंट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसको रिस्क फील होगा। तो मैं क्या करूंगी कि इस अमाउंट को मैं स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दूंगी, ताकि हर एक पर्सन से स्मॉल अमाउंट कलेक्ट किया जा सके या रिसीव किया जा सके। तो अगर मैं चाहती हूं कि मुझे 20 लाख मिल जाए तो उसके लिए मुझे पर्सन्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो पर्सन जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास 1000 पर्सन है, तो मैं ये 20 लाख की रिक्वायरमेंट 1000 पब्लिक को इनवाइट करके कंप्लीट करूंगी। तो अगर मैं 20 लाख को 1000 पर्सन से कलेक्ट करती हूं तो कितने लोग पर पर्सन कितना अमाउंट हो जाएगा, 2000 रुपीज। यानी कि हर एक पर्सन को 2000 रुपीज मिस्टर एक्स की कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अब ये 2000 रुपीज पर पर्सन कोई लार्ज अमाउंट नहीं है, तो कोई भी पर्सन इजीली मिस्टर एक्स की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हमारी 20 लाख की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है पब्लिक को इनवाइट करके। तो ये जो मैंने पर पर्सन अमाउंट निकाला, यही मेरा कहलाएगा शेयर्स। यानी कि एक शेयर मेरा 2000 रुपीज का बन रहा है, जो हर पर्सन मेरी कंपनी में 2000 रुपीज इन्वेस्ट करके शेयर्स को परचेज करेगा। तो यही हमारा कहलाएगा शेयर्स। अब शेयर्स को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि शेयर्स, ये तो पता चल गया शेयर्स क्या होता है। अब ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि शेयर्स कैसा होता है। जैसे आप अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं कि जिस तरीके से हमारे नोट्स होते हैं, जैसे मान लो कि आपका 100 रुपीज का नोट होता है, एक होता है आपका 2000 रुपीज का नोट, यानी ये दोनों के दोनों ही एक पीस ऑफ पेपर है जिस पर उनका अमाउंट प्रिंट होता है। सिमिलरली
हमारे शेयर्स भी इसी तरीके के होते हैं। पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर उसकी फेस वैल्यू प्रिंटेड होती है। यानी फेस वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो ये बताती है कि उस शेयर का अमाउंट एग्जैक्ट है कितना, मतलब आप एक शेयर लेकर उसके बदले कितना अमाउंट मिस्टर एक्स की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर मैंने 2000 रुपीज का पीस ऑफ पेपर लिया है तो इसका मतलब ये है कि मुझे उस शेयर के बदले 2000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसी तरीके से हो सकता है कि आपने 100 रुपीज का लिया हो तो आपको 100 रुपीज का पैसे इन्वेस्ट करके शेयर परचेज करना होगा। ठीक है, तो शेयर्स यही होता है, जब भी किसी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने अमाउंट को यानी कि अपनी कैपिटल को स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देता है। उन्हीं यूनिट्स को हम शेयर्स कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब भी किसी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो अपनी कैपिटल की अमाउंट को जब भी यूनिट्स में डिवाइड करता है तो वही जो पर यूनिट होता है वो हमारा होता है शेयर्स। अब शेयर्स की फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं ₹10, हो सकता है ₹20 हो सकता है ₹100 हो सकता है ₹1000 हो। तो जनरली हम ₹10 के हिसाब से ही इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अगर 100 रुपीज भी आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे। तो ये है हमारा शेयर्स। अब व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल क्या है? जब आपने अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए पब्लिक को इनवाइट किया और पब्लिक ने आकर आपके शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो जो शेयर्स में इन्वेस्ट करने की वजह से आपने पैसे कलेक्ट किए या जो पैसे आपने रिसीव किए वो टोटल मिलके आपकी शेयर कैपिटल बनाता है। तो शेयर कैपिटल क्या है? शेयर्स के थ्रू किसी कंपनी ने जो अमाउंट कलेक्ट किया वही आपका शेयर कैपिटल कहलाएगा। क्योंकि ये शेयर्स के थ्रू कलेक्ट किया गया है तो इसलिए ये शेयर कैपिटल कहलाता है। थर्ड वन है टाइप्स ऑफ शेयर। अब जो हमारे शेयर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अब इनके नाम के अकॉर्डिंग है, इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं कि हमने शेयर्स को दो टाइप में डिवाइड किया है तो इनके टाइप्स के अकॉर्डिंग ही इनके फंक्शन भी होते हैं। तो इक्विटी शेयर को समझने के लिए पहले हमें प्रेफरेंस शेयर को समझना होगा, क्योंकि आपकी बुक्स में नॉर्मली यही डेफिनेशन दी जाती है कि इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी में आते हैं उनके अलावा जो बाकी शेयर्स बचते हैं वो इक्विटी शेयर कहलाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसे प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, प्रेफरेंस का मतलब है जिसे इक्विटी शेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसके दो तरीके की इंपॉर्टेंस में जो मेन है वो आपको बता देती हूँ। तो प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड अमाउंट होता है, यानी कि कोई भी शेयर होल्डर जब आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे रिटर्न में आप डिविडेंड देते हो। ठीक है, तो वो डिविडेंड जो अमाउंट होता है वो प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी में, प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो ये इसकी प्रेफरेंस कहलाती है कि उसका जो डिविडेंड अमाउंट होगा वो फिक्स होगा। ये तो हो गई इसकी पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं, मतलब ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो उनको जब कंपनी डिसॉल्व होने की सिचुएशन में है, यानी कंपनी बंद होने की सिचुएशन में है, तो उस दौरान उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि ये क्या करेंगे कि रीपेमेंट, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट की बारी आएगी तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके अमाउंट को रिटर्न किया जाएगा पहले। ठीक है, तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो तरीके की प्रेफरेंस दी जाती है। एक होता है कि उसका डिविडेंड अमाउंट फिक्स होता है और दूसरा होता है कि अगर कोई फर्म, कोई कंपनी अगर डिसॉल्व होने वाली है तो पहले रीपेमेंट हम प्रेफरेंस शेयर की करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर। यहां पे मैं लिख देती हूं। फर्स्ट होता है प्रेफरेंस शेयर।
इसका दो चीजें हमें याद रखनी थी। पहला था फिक्स्ड डिविडेंड अमाउंट या फिर फिक्स्ड डिविडेंड, और सेकंड होता है रीपेमेंट पहले की जाती है इसकी। ये सिर्फ मैंने आपकी हिंट के लिए लिखा है कि इसका एक तो डिविडेंड अमाउंट फिक्स होता है और दूसरा होता है कि इसकी रीपेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले की जाती है। अब है हमारा कि इक्विटी शेयर क्या होता है। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते वो इक्विटी शेयर कहलाते हैं। तो इक्विटी शेयर में इस दो तरीके के प्रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है या लॉस में है, उस केस में भी इनका जो डिविडेंड अमाउंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर में ये होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो इक्विटी शेयर का, क्योंकि उनका डिविडेंड अमाउंट फिक्स नहीं है, तो उन्हें ज्यादा रेट से डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर में ये फायदा होता है। और दूसरा है कि अगर फर्म डिसॉल्व होने जा रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पहले पेमेंट किसे मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपेमेंट करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को रीपेमेंट की जाएगी। तो ये होता है इक्विटी शेयर, ठीक है। तो इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है और इनके फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वो ऑलरेडी आप 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। क्योंकि इस चैप्टर में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के लिए हेल्प के लिए होता है नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल शो करना होता है। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप नोट्स टू अकाउंट इजीली बना सकते हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हम समझ चुके हैं कि जो शेयर्स के थ्रू हम कैपिटल कलेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को इन्होंने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट वन होता है आपका ऑथराइज कैपिटल, सेकेंड वन होता है आपका इश्यूड कैपिटल और थर्ड वन होता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। ये तीनों कैपिटल एक ही चीज की है, शेयर कैपिटल की है पार्ट होते हैं, लेकिन इनको अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, किसी भी कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ये ऑथराइज्ड होती है कि हमें उस कंपनी का कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो हमें ऑथराइज करता है, अधिकार देता है कि हम कितना मैक्सिमम अमाउंट शेयर्स के थ्रू रेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मिस्टर एक्स का देखा था, उसे रिक्वायरमेंट थी 20 लाख की। तो अगर उसकी कंपनी शेयर्स के थ्रू ये पॉलिसी बनाती है कि हाँ हम 20 लाख कलेक्ट कर सकते हैं शेयर्स के थ्रू, तो ये इनकी ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि उन्हें उसके लिए अथॉरिटी मिली हुई है। तो वो हमारी कहलाएगी ऑथराइज कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल में हमें 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि ये मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंग ऑथराइज्ड होती है और ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो शेयर्स के थ्रू हम रेज कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप शेयर्स के थ्रू अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा इसका ये पॉइंट है कि ऑथराइज कैपिटल शेयर कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट होता है, यानी कि ये इशूड कैपिटल से ज्यादा होता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन इशूड कैपिटल से कभी भी ये कम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इसकी अथॉरिटी मिली है, इसलिए ये मैक्सिमम अमाउंट है। तो इसके लिए 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये मैक्सिमम अमाउंट है, दूसरा ये इशूड कैपिटल के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा होता है, उससे कम नहीं होता है। दूसरा है आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो टाइम टू टाइम कोई भी कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना होगा।
जैसे हम यहाँ पे मिस्टर एक्स को देखते हैं कि मिस्टर एक्स की रिक्वायरमेंट थी 20 लाख की, तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम अमाउंट। मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि इसकी कंपनी ने उसे अथॉरिटी दी है कि वो शेयर्स के थ्रू 20 लाख कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब मैं जरूरी नहीं है कि मैं 20 लाख को एक ही टाइम पर मांग लूं। ऐसा हो सकता है, मान लो कि मैं 20 लाख ना मांगकर मैं 10 लाख एट अ टाइम मांग रही हूं। मांगने का मतलब पब्लिक को इनवाइट कर रही हूं 10 लाख रुपीस के लिए। ठीक है, तो जो टाइम टू टाइम मैंने पब्लिक को इनवाइट किया सब्सक्रिप्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। इसलिए लिखा गया है टाइम टू टाइम इश्यूज बाय अ कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन, की एक्चुअल में पब्लिक सब्सक्राइब करे उस कैपिटल के लिए। अब ये क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल के बराबर भी हम कर सकते हैं इशू, या फिर उससे कम भी कर सकते हैं, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में हमने सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट किया है पब्लिक को, वो हमारी आ गई इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल में आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला ये ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट होता है। जैसे मैंने कहा ना 20 लाख की रिक्वायरमेंट थी, उसमें से हमने सिर्फ एट अ टाइम 10 लाख रुपीस के लिए ही इनवाइट किया, तो ये 10 लाख रुपीस इसी का ही एक पार्ट है। तो इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ऑथराइज कैपिटल हमेशा ज्यादा होता है, इशूड कैपिटल उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जितनी हमें अथॉरिटी मिली है उससे ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते। तो ये इसके दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। थर्ड वन आता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो किसी कंपनी के मेंबर ने एक्चुअली में सब्सक्राइब किया है। अब उसे समझने के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने 10 लाख कैपिटल के लिए इश्यू किया था, तो अब वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी कितनी कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कितने शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं ऐसा आपको एग्जांपल देती हूँ कि 10 लाख को अगर मैं 100 शेयर होल्डर के बीच में डिवाइड कर रही हूं, तो पर पर्सन यानी पर शेयर होल्डर हमारा 10,000, या फिर मैं इसे 1000% में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1000 लिया था, तो इसलिए मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे ले लेती हूँ 1000। तो मैं 10 लाख रुपीस को 1000 शेयर होल्डर यानी 1000% के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि वो मेरी कंपनी में 1000 रुपीस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। अब वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1000 लोग ही आपकी कंपनी में आके इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, हो सकता है उससे कम लोग इन्वेस्ट करें। तो जिन्होंने एक्चुअल में आपके शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया है, यहाँ पे मेन आता है कि उन्होंने एक्चुअल में सब्सक्राइब कर लिया है, मतलब कि उन्होंने एक्चुअल में आपके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपका कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल की कैटेगरी, सब्सक्राइब कैपिटल के लिए आपको चीज याद रखनी पड़ेगी, दो बातें। पहली बात यह कि सब्सक्राइब कैपिटल आपका इशूड कैपिटल का ही एक पार्ट है। जिस तरीके से आपकी इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, उसी तरीके से सब्सक्राइब कैपिटल भी इशूड कैपिटल का ही पार्ट है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, और इशूड कैपिटल से कम भी हो सकती है। यहां पर ये है, सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि अगर आपकी सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब आपने जितने शेयर्स के लिए इशू किया था, पब्लिक ने उससे ज्यादा के लिए सब्सक्राइब कर दिया, तो वो किस कैटेगरी में जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। सेकेंड वन होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपने जितने शेयर्स के लिए इशू किया, पब्लिक ने उससे कम शेयर के लिए ही अप्लाई किया, तो उसे हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे आपने 1000 शेयर्स इशू करे और ए का रेट है 1000 ईच, तो इससे आपके 10 लाख की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। तो ये तो आपने किया इशू, कि कंपनी ने अपनी तरफ से 1000 शेयर को इशू कर दिया, लेकिन वो पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो कितने के लिए सब्सक्राइब करेंगे।
तो अगर हम देखें ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि हमने 1000 शेयर के लिए इश्यू किया, तो मान लेते हैं कि 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई हो गया। हम मान लेते हैं कि 1200 शेयर्स के लिए अप्लाइड हो गया। अब इसको और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 200 शेयर 200 शेयर ज्यादा सब्सक्राइब किए गए हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? कम। अंडर का मतलब कम, ठीक है। तो आपने किया इश्यू 1000 शेयर्स के लिए और हम ऐसा मान लेते हैं कि पब्लिक ने सिर्फ 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो अगर मैं इस 1000 को और इसको कंपेयर करूं तो ये कम हो रहा है, तो ये चला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाए। अगर आप इन टर्म्स को समझ लेते हो तो इस चैप्टर को इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, ठीक है। शेयर कैपिटल को किन किन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है और शेयर कैपिटल को जिन तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के उसी की हेल्प से आप बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर का मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। मीन्स की जितनी चीजें हमने पढ़ी है अब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।